प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। मैं आज सीबीएसई और बीएसईबी के इंटरमीडिएट 12वीं के मनोविज्ञान पत्र हेतु अध्याय 2 के टॉपिक सेल्फ एंड पर्सनालिटी अर्थात आत्म एवं व्यक्तित्व शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। इसके अलावा वैसे छात्र छात्राएं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय मनोविज्ञान है, वे भी आज के पाठ से लाभान्वित होंगे। अगर आज का पाठ आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अन्य अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। आज के पाठ का शुरुआत हम पहले इस वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से करने जा रहे हैं। प्रश्न आज का इस प्रकार है, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? वैकल्पिक उत्तर ए पर्सेनिया PERSENIA, बी पर्सेना PERSENA, सी वैकल्पिक उत्तर है पर्सोना PERSONA और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी यानी पर्सोना। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिससे अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है या पर्सनालिटी शब्द बना है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, GW आलपोर्ट द्वारा व्यक्तित्व की पहली परिभाषा कब दी गई? वैकल्पिक उत्तर ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1932 में और डी 1937 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी 1937 में। 1937 में ही GW आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की पहली परिभाषा दी थी और विस्तृत रूप से व्यक्तित्व के बारे में बतलाया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, व्यक्ति का कोई गुण शील गुण यानी ट्रेट्स कहलाने के लिए इनमें क्या आवश्यक होगा? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। व्यक्ति का कोई गुण शील गुण ट्रेट्स कहलाने के लिए इनमें क्या आवश्यक होगा? वैकल्पिक उत्तर ए व्यवहार में स्थिरता स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, बी व्यवहार में संगतता कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर और सी व्यवहार में स्थिरता एवं संगतता दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी व्यवहार में स्थिरता और संगतता जब दोनों गुण पाए जाते हैं तो ऐसा गुण शील गुण का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, कैटल ने व्यक्तित्व के शीलगुण गुच्छों ट्रेट क्लस्टर की कुल कितनी संख्या
बतलाई है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। कैटल ने व्यक्तित्व के शुलगुन गुच्छों ट्रेट क्लस्टर की कुल कितनी संख्या बतलाई है? वैकल्पिक उत्तर ए 16, बी 14, सी 17, डी 20। इसमें सही उत्तर होगा ए यानी 16। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 4, बी 3, सी 5 और डी 8। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी यानी 3। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं, जो क्रमशः स्थूलकाय यानी पिकनिक, कृष्णकाय यानी एस्थेनिक और पुष्टकाय यानी एथलेटिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 3, बी 4, सी 5, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी 4। शेल्डन ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बतलाए हैं, जो क्रमशः गोलाकार यानी एंडोमॉर्फी, लंबाकार यानी एक्टोमॉर्फी, आयताकार यानी मेसोमॉर्फी और मिश्रकाय यानी डाइप्लास्टिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शस के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है फ्रायड, बी एडलर, सी टिचनर और डी युंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी युंग। युंग ने ही सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय को दिया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। टाइप सी व्यक्तित्व, टाइप सी पर्सनालिटी के संप्रत्यय को किसने दिया था? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए मॉरिस, बी डिनोलेट, सी फ्रायड और डी युंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी मॉरिस। मॉरिस ने ही व्यक्तित्व के टाइप सी प्रकार की चर्चा की थी और बतलाया था कि वैसे व्यक्ति जो अपने ऋणात्मक संवेगों, निगेटिव इमोशंस को किसी तरह से बाहर नहीं लाते हैं यानी दबा लेते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही टाइप सी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है, जिनमें आगे चलकर कर्क रोग या कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। उदय पारिख ने किस परीक्षण का व्यानुकूलन यानी एडेप्टेशन भारतीय जीवसंख्या के लिए किया था? वैकल्पिक उत्तर ए कथानक आत्मबोध परीक्षण, थैमेटिक और परसेप्शन टेस्ट, बी रोजेनबिंग तस्वीर कुंठा अध्ययन, रोजेनबिंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, सी ड्रा ए पर्सन परीक्षण, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी रोजेनबिंग तस्वीर कुंठा अध्ययन का ही भारतीय जीव संख्या के लिए व्यानुकूलन या एडेप्टेशन उदय पारिख ने किया था। अगला प्रश्न बर्फशैली सिद्धांत की सादृश्यता एनालॉगी के रूप में बतलाया है? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रायड ने, बी युंग ने, सी एडलर ने, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए फ्रायड, यानी फ्रायड ने ही बर्फशैली सिद्धांत की सादृश्यता के रूप में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन को बतलाया है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। फ्रायड के अनुसार किसकी प्रवृत्तियां आनंद के
सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल्स द्वारा निर्धारित होते हैं। वैकल्पिक उत्तर ए चेतन कंसस, बी उपाहम ईड, सी अहम ईगो, डी पराहम सुपर ईगो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी उपाहम ईड। ईड का संबंध आनंद के नियम से होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, फ्रायड ने मन के किस भाग को कार्यपालक शाखा एग्जीक्यूटिव ब्रांच अथवा निर्णय लेने वाला मन माना है? वैकल्पिक उत्तर ए अहम ईगो को, बी पराहम सुपर ईगो को, सी अचेतन अनकॉन्शियस को और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी अहम अर्थात ईगो को फ्रायड ने कार्यपालक शाखा के रूप में या निर्णय लेने वाले के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रक्षेपीय प्रविधि पद प्रोजेक्टिव टेक्निक कंसेप्ट का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रैंक, बी फ्रायड, सी यूंग, डी टिचनर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी फ्रैंक। फ्रैंक ने ही प्रोजेक्टिव टेक्निक जैसे पद का प्रतिपादन 1939 में किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट टीएटी का प्रतिपादक कौन है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट टीएटी का प्रतिपादक कौन है? इसका वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है मर्रे, बी मॉर्गन, सी मर्रे एवं मॉर्गन और डी फ्रायड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी मर्रे एवं मॉर्गन। मर्रे और मॉर्गन ने ही 1938 में टीएटी जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, टीएटी यानी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट अर्थात विषय आत्मबोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। टीएटी परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? इसका वैकल्पिक उत्तर ए है डॉक्टर उमा चौधरी, बी एडलर, सी यूंग और डी कैरेन मैक्योभर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए डॉक्टर उमा चौधरी। डॉक्टर उमा चौधरी ने ही टीएटी परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? वैकल्पिक उत्तर ए कैरेन मैक्योभर, बी डॉक्टर उमा चौधरी, सी डॉक्टर उदय पारिक और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई कैरेन मैक्योभर अर्थात कैरेन मैक्योभर ने 1949 में ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किया था, जो कि एक प्रकार का प्रक्षेपीय परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। प्रश्न इस प्रकार है, जिन व्यक्तियों में उच्च अभिप्रेरणा, जल्दबाजी, समय की कमी तथा अधैर्यता से संबंधित गुण पाए जाते हैं, उन्हें किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए टाइप बी व्यक्तित्व, बी टाइप सी व्यक्तित्व, सी टाइप ए व्यक्तित्व और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी टाइप ए व्यक्तित्व वाला व्यक्ति।
अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया है? वैकल्पिक उत्तर ए अचेतन को, बी चेतन को, सी आत्म यानी सेल्फ को और डी अधिगम यानी लर्निंग को। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी आत्म यानी सेल्फ को रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है। व्यक्तित्व के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए आलपोर्ट, बी युंग, सी फ्रायड, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए आलपोर्ट या जी डब्ल्यू आलपोर्ट। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रमुख शीलगुण होते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रमुख शीलगुण होते हैं? ए 15, बी 20, सी 16 और डी 30। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी यानी 16। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। इनमें कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें परीक्षार्थी थोड़ा फंसने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी और डी एंडोमॉर्फी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी एंडोमॉर्फी। छात्र छात्राएं ध्यान दें, युंग ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन कुछ विचार के पश्चात इन्होंने एक तीसरे प्रकार को भी स्वीकार किया, जो उभयमुखी या एम्बिवर्ट के नाम से जाना जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश आप सभी छात्र छात्राएं करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित तत्व नहीं है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुने, फिर इसके उत्तर को याद रखने की कोशिश करें। प्रश्न को मैं फिर एक बार दोहराता हूं। इनमें कौन फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित तत्व नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड, बी स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, सी दमन रिप्रेशन, डी सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सामूहिक अचेतन फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जो इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा, खासकर वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त वैसे छात्र छात्राएं भी आज के पाठ से लाभान्वित होंगे, जो मनोविज्ञान विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। आप सभी छात्र छात्राओं आज बताए गए पाठ से अच्छी तरह से अवगत हुए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।
अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।